नमस्कार। एक जमाना था जब दिल्ली की सियासत अखबार के तीसरे पन्ने तक सिमट कर रह जाती थी, मगर फिर आखिरकार दिल्ली की सियासत में उदय हुआ एक शख्स का जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था। आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सियासत में बहुत जबरदस्त गर्मी आ गई है। अरविंद जी, अब तो आप खुश होंगे, एलजी साहब ने जिस तरह से तमाम दलों के साथ मंत्रणाएं करने की जो अपनी तरफ से पेशकश की है, यही आपकी मांग भी थी? हम 8 महीने से ये कह रहे थे कि भाई 5 मिनट में निर्णय लिया जा सकता है। 3 पार्टियां हैं, तीनों के पास बहुमत नहीं है। तीनों को आप एक कमरे में बुला लीजिए, कांग्रेस से पूछ लीजिए हाँ भाई समर्थन करना है किसी को, वो कहेंगे नहीं। बीजेपी से पूछ लीजिए हाँ भाई समर्थन करना है, नहीं। आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए और निर्णय ले लीजिए। 8 महीने तक वो नहीं माने। 8 महीने तक लगातार एलजी साहब कहते रहे मैं तो बीजेपी को, मतलब कोशिश करते रहे कि बीजेपी की सरकार बने। एलजी साहब ने चिट्ठी तक लिखी अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बीजेपी को इनवाइट कर लूं। हार के राष्ट्रपति जी ने उनको परमिशन दे दी। अब वो कह रहे हैं कि मैं सारी पार्टियों से मंत्रणा करूंगा। क्यों कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मंत्रणा कीजिए, तो आज कर लीजिए ना। वो कह रहे हैं मैं कुछ दिन में करूंगा। इसका क्या मतलब है? कल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में जाके कहेंगे जी एलजी साहब मंत्रणा कर रहे हैं, एक एडजर्नमेंट और दे दो। कल कोर्ट में एडजर्नमेंट लेने के लिए ये एक और चाल चली जा रही है कि मंत्रणा करेंगे। आज कर लीजिए मंत्रणा, अभी फोन कर दीजिए, मैं भी चला जाऊंगा, बीजेपी वाले आ जाएंगे, कांग्रेस, और रात तक निर्णय ले लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट को बता दीजिए। तो नीयत खराब लग रही है। अरविंद जी, ऐसा तो लगता है कि ये आपका कंजेक्चर है, ये आपका अपना निष्कर्ष है, क्योंकि बतौर एलजी ये उनके अधिकार के तहत आता है, और जब आप इस तरह से बात करते हैं तो आप उनके संवैधानिक अधिकार पर, उस संवैधानिक संस्था पर हमला करते हैं। मैं उनको यही याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी ड्यूटी संविधान की रक्षा करना है, ना कि बीजेपी के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। अभी वो बीजेपी के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब उन्होंने दिसंबर के महीने में हमें सरकार, पहले बीजेपी को बुलाया फिर हम लोगों को बुलाया, उन्होंने नंबर्स मांगे, भाई आप बताइए कैसे आपके पास है, तो कांग्रेस ने अलग से चिट्ठी दे दी थी फलाना ढंग। अब उन्होंने अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि मुझे बीजेपी को इनवाइट, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ आई एम गिवन परमिशन टू इनवाइट। फर्स्टली व्हाई शुड एलजी बी ग्रेटफुल फॉर परमिशन फॉर बीजेपी? व्हाई इज ही सो ग्रेटफुल? व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ हिज वे? व्हाई इज सो हैप्पी व्हेन बीजेपी इज गिवन? एंड सेकेंडली, बीजेपी से आप नाम तो मांग लीजिए। बीजेपी के पास पहले 32 एमएलए थे, अब 29 रह गए। अब वो मेजॉरिटी कैसे प्रूव करेगी? विदाउट हैविंग अ मेजॉरिटी, इफ इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो लोगों के मन में शक तो होता है यार ये। मगर इसका एक रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है अरविंद जी कि जब बीजेपी के पास बहुमत साबित करने का कोई जरिया नहीं है तो एलजी महज अपने संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं। आपको डर किस बात का अगर वो दायित्व को निभा रहे हैं? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं कह रहा हूँ 8 महीने से हम भी यही कह रहे थे कि भाई आप सारी पार्टियों को बुलाइए। आज वो बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी ये कहना कि मैं अगले कुछ दिन में बुलाऊंगा, मैं तो इस पे कह रहा हूँ अच्छी बात है, बुलाइए सारी पार्टियों को, पहले ही बुला लेने। आज ही बुला लो ना, कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, आज रात को बुला लो सारी पार्टियों को। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है। महंगाई और भ्रष्टाचार और कंप्लीटली मिस गवर्नेंस की वजह से जनता का जीना आराम होता जा रहा है। दिस शुड बी एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द एलजी। आज ही बुला लो सारी पार्टियों की। मगर आपके जहन में डर क्या है? कोई डर नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ आज ही बुलाओ, रादर देन कॉलिंग इट आफ्टर अ फ्यू डेज। मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैं ये डर, मेरे जहन में क्या डर है? हॉर्स ट्रेडिंग का डर है आपके जहन में? ऐसा होगा? पिछले 3-4 महीने में 4 बार बीजेपी कोशिश कर चुकी है खरीद फरोख्त करने की। इतना जो टाइम दिया गया बीजेपी को, ये खरीद फरोख्त करने के लिए तो दिया गया, मगर कर नहीं पाए। ना कांग्रेस वाले टूटे ना हमारे वाले टूटे। तो अब इनके पास कोई चारा ही नहीं है चुनाव। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी ने अपनी इंटरनल असेसमेंट की है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के सीनियर लीडर मिले थे, वो कह रहे थे हमारी 49 दिन की सरकार ने जो बिजली और पानी के बिल कम किए ना, पानी तो फ्री कर दिया था, बिजली के हमने आधे बिल कर दिए थे। 83% जनता दिल्ली की उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। कहता है अरविंद जी हम उनके वो सारे जिसका बिजली का बिल कम हुआ वो आपको वोट देने वाला है, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो आज बीजेपी डरी हुई है। पिछले हमारे 49 दिन ले लीजिए और पिछले 5 महीने की आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार ले लीजिए। बीजेपी के पिछले 5 महीने की सरकार में बिजली के बिल भी बढ़े, पानी के बिल भी बढ़े, महंगाई भी बढ़ी, भ्रष्टाचार भी बढ़ा। 49 दिन की सरकार लोग वापस जा रहे हैं, तो बीजेपी के सामने हार का खतरा है। अच्छा, कल
जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या उससे आप वाकई बीजेपी के लिए झटका मानते हैं? आपने तो खुद सुना, सारे देश ने सुना किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कितने तीखे प्रहार किए कि ये कोई, हर कोर्ट की हेयरिंग के पहले ये कोई शगुफा लेके आते हैं कोर्ट में, हर कोर्ट की हेयरिंग के पहले ये कोई एक नाटक करते हैं, कोई एक स्टेप लेने का, लेकिन इनकी मंशा जो है वो चुनाव कराने की नहीं है। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। इतनी तीखी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के बाद मैं तो ये मानता हूं कि जरा सी अगर शर्म हया बची है तो इनको तुरंत विधानसभा भंग। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब एएसजी साहब पीएस नरसिम्हा ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट को वो नहीं बता सकते कि सेंट्रल रूल कब खत्म हो, उसका समय सीमा कब हो, तो उस पर सीजे जो हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो खामोश रही। यानी कि क्या उसे वाकई केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा सकता है? क्योंकि जो मुद्दे एजी या एएसजी ने उठाए उस पर पूरी तरह से खामोश थी बेंच। नहीं, खामोश तो वो सुन रहे हैं। कल उन्होंने हमारा पक्ष सुना, प्रशांत भूषण ने आर्ग्यूमेंट किए। अब कल बृहस्पतिवार को दोबारा हियरिंग है, वो दूसरा पक्ष सुनेंगे और फिर वो जजमेंट देंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि जज जो है वो काउंसिल के क्वेश्चन का जवाब दे। जज इज नॉट सपोज टू रिप्लाई, जज तो सुनते हैं। तो उन्होंने कल एक पक्ष को सुना, आधा पार्ट हियरिंग हुई है, कल दूसरे पक्ष को सुनेंगे, अपना नतीजा सुनाएंगे इसी बात पे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी मेरिट्स में नहीं जाना चाह रहे थे, वो इसमें नहीं जाना चाह रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एलजी को डायरेक्ट करने की, इसमें नहीं जाना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि ये मामला अगर पॉलिटिकल लेवल पे सेटल, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये हर बार एक के बाद एक बार बार एडजमेंट लेने आ जाते हैं, बार बार एडजमेंट, एंड यू कैन नॉट रन डेली बाय राष्ट्रपति शासन। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड कल की भाई आप राष्ट्रपति शासन लगा के थोड़ी, ये तो डेमोक्रेसी है, जनता की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। मगर वही तो एएसजी ने कहा कि ये अधिकार है राष्ट्रपति का और आप उसमें नहीं प्रवेश कर सकते, जिसपे खामोश रही बेंच। यही नहीं, उसने एसआर बोमई जजमेंट का हवाला दिया और एसआर बोमई जजमेंट का एक हवाला लिया है जो कि उसका एक बहुत ही मजबूत पक्ष है, जिसमें एक तरह से तमाम संभावनाओं को टटोला जाए, वो है उसके अंतर्गत। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट कल इस पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते अलग है। ये तो टेक्निकल मुद्दा है ना कि राष्ट्रपति जी के उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम तो पॉलिटिकली बात कर रहे हैं भाई, बीजेपी चुनाव क्यों नहीं करा रही? बीजेपी चुनाव कराए, जिसकी सरकार बनती है वो सरकार बना ले। पहले बीजेपी ने 4 बार पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। हमारे 15 एमएलए को 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ हमने स्टिंग भी किया था, पैसे ऑफर करने की कोशिश की इन्होंने। तो जब नहीं टूटे, अब तो चुनाव करा लो। चुनाव करा ही नहीं रहे, चुनाव से डर के भाग रहे हैं और उसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर एक बात, जनता के साथ गंदी राजनीति खेल रही है बीजेपी। बीजेपी के रुख में असमंजस है, वो जाहिर है, मगर सवाल यहां पर यह है कि इस फ्लिप फ्लॉप में इस पक्ष के जो बार बार रुख में बदलाव आता रहा है उसमें एक खलनायक आप भी हैं। आपने लोकसभा चुनाव के बाद आप एलजी से मिले थे, आपके भी रुख में बार बार बदलाव आता रहा है। एक बार, एक हफ्ते के लिए, दैट्स इट। हमने अपफ्रंट तरीके से बोला था कि क्यों बदलाव आया था और क्या कारण था। एक हफ्ते के लिए मैंने एक चिट्ठी केवल दी थी एलजी साहब को कि भाई जब मैं घूम रहा था जनता के बीच में, मैंने जनता से देखा, जनता बहुत ज्यादा नाराज थी कि भाई आपकी सरकार दोबारा आना चाहिए। ये भी पहली बार हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आज चले जाओ, नाराज थी आपको अपने वजूद को लेकर खतरा था। नहीं। आप इसलिए एलजी तो नहीं बोले थे क्योंकि आपको अपने वजूद को लेकर खतरा था कि आम आदमी पार्टी शून्य हो जाएगी। हमारा वजूद का कोई मतलब नहीं है, हम रहें ना रहें, देश रहना चाहिए। सारा देश जानता है हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम सत्ता या पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हैं। सच में आप पैरानॉइड हो रहे हैं। आप ये जो तमाम चीजें उठा रहे हैं, ये एक ओपन समाज में तमाम चीजों का होना कैसे संभव है? आप अगर ये कह रहे हैं तो आप ये भी मान रहे हैं कि संभवतः हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। अब हॉर्स ट्रेडिंग कहां से होगी, कैसे होगी? हमने तो सबूत दिया था, स्टिंग ऑपरेशन दिया था, जिसमें हमारे एमएलए को 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे बीजेपी के डागर साहब, और उनको कह रहे थे भाई कुछ दिन आपको हमारे फार्म हाउस में रहना पड़ेगा, फलाना ढिमका। सब चीजों के तो सबूत दे रहे हैं, फिर कहते हो आपकी शक हो रहा है। नहीं, मगर वो जो आपने सबूत दिया था उसने जरूर लोगों के जहन में कई आशंकाएं पैदा की थी। मगर अरविंद जी, क्या इस व्यापक पैमाने पर हो रही है जो आप लगातार कहते आए हैं? हमारे 15 आपने फेक वोट्स की भी बात की, उसकी भी अब तक आप सबूत पेश नहीं कर पाए। कर देंगे, करेंगे सबूत पेश। उन्होंने नोटिस भेजा है, बड़ा पक्का सबूत पेश करेंगे, उसका आप चिंता क्यों करते हो? समय दीजिए, समय आने पर सारे सबूत पेश करेंगे। हमने काले धन के ऊपर 2 साल पहले जिन लोगों के नाम दिए थे, आज उनमें से एक नाम
सरकार ने भी दिया है बर्मन साहब का। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा होता मेरी हिम्मत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल करने की। हर चीज का सबूत देते हैं, एक भी चीज आज तक एक भी आरोप ऐसा नहीं लगाया जिसका सबूत नहीं हम लोगों के पास। तो झूठा हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो आप ये बात कह रहे हैं उसमें एक जमीन जरूर है, मगर क्या ये सही नहीं है कि खुद पार्टी के अंदर एक बहुत ही दबा हुआ सा बगावती सुर है। राजेश गर्ग, अशोक चव्हाण, ये तमाम जो नाम जब उभर कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि संभवतः अरविंद जी का पार्टी पर नियंत्रण नहीं है। क्या ये सही होगा? किसने बोला? आपके घर में आपके बच्चे की कई बार आपसे अनबन नहीं होती, आपकी वाइफ की अनबन नहीं होती, क्या इसका मतलब आपका कंट्रोल खत्म हो गया फैमिली में? हम सारी एक फैमिली हैं, फैमिली के अंदर कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, कई बार थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अपनी पार्टी को संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। अपनी पार्टी हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को संभाल लेंगे। इनको बोलिए कि देश को बेचने की कोशिश ना करें। नहीं, आज चिंता कुछ बिल्कुल नहीं, चिंता है। जिस तरह से मोटी मोटी बात यह है, हाँ। आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, मोटी मोटी बात यह है, आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। उस जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति और गंदी ट्रिक्स खेल रही है। ये बंद करे, चुनाव कराए और चुनाव। आपके जहन में ये तो डर नहीं है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो एक प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं, तो राज्य में भी जनता जो है वो संभवतः एक बीजेपी सरकार पर विश्वास जताएगी? ये डर है आपके जहन में? मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो आपको इसकी बिल्कुल उल्टी फिगर दी है आपको कि 83% लोग दिल्ली में ऐसे हैं जिनको हमारी सरकार का डायरेक्ट बिजली और पानी का बेनिफिट मिला। इसके अलावा ढेर सारे लोग ऐसे हैं, ट्रांसपोर्टर्स मिलते हैं मुझे ढेर सारे। एक ट्रांसपोर्टर मिला, कहता है जी एक दिन में 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूं जब उनके ट्रक चलते हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर। आपकी सरकार में सारी रिश्वतखोरी बंद हो गई थी, एक पैसा नहीं। मगर उसको सियासी मानचित्र पर नरेंद्र मोदी नहीं थे। एक मिनट, आपके टाइम में सारी रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। 49 दिन में 49 लाख रुपए बचे थे। रिश्वतखोरी बंद हो गई थी, महंगाई कम हो गई थी, बिजली पानी के बिल कम हो गए थे, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हम ये चाहते थे। दिल्ली के अंदर हमें केजरीवाल चाहिए। नहीं, मगर क्या आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली की जनता यही सोचेगी कि भाई मैं एक स्थायी सरकार चाहूंगा? आम दिल्ली वासी ये सोचेगा, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो राज्य में भी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थायी सरकार बनाएंगे ना इस बार। पिछली बार लोगों ने 28 सीट दी थी, इस बार 50 सीट देंगे दिल्ली में। मगर फिर लगातार टकराव बना रहेगा अरविंद केजरीवाल का। क्यों टकराव क्यों बनेगा? नरेंद्र मोदी जी वहां से काम करेंगे, हम यहाँ से काम करेंगे, और हम दिल्ली की बात करेंगे, वो देश की बात करेंगे। नहीं हो सकता अरविंद जी फिर साउथ ब्लॉक में जाके धरना दें? अगर लोगों के हक के लिए लड़ना पड़ा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जब मैं सड़क पे सोया तो कहा गया नाटक कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के लिए 2007 में नर्मदा डैम के लिए सड़क के ऊपर धरने पे बैठे एज चीफ मिनिस्टर, किसी ने कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पे बैठे, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो जयललिता जी, अरविंद केजरीवाल अपने तमगे के तौर पर कि मैं अनार्किस्ट हूं वो पहनकर घूम रहे थे, ये फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको? मैं करूं तो एनार्किस्ट, केजरीवाल करे तो एनार्किस्ट, दूसरे करे तो डेमोक्रेसी करती है। ये तो आप ही के शब्द हैं। एनार्किस्ट किस चीज के खिलाफ? एनार्किस्ट इस व्यवस्था के खिलाफ, गलत व्यवस्था के खिलाफ। इस गलत व्यवस्था के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए मैं एनार्किस्ट हूं। लेकिन जिन लोगों का बिजली का बिल कम किया था मैंने, उनसे जाके पूछो कि उनके घर में कितना सुकून हुआ था। लेकिन जिन बिजली कंपनियों को घाटा हुआ था मेरी वजह से, जिन बिजली कंपनियों के प्रॉफिट्स कम हुए थे, उनके यहाँ एनार्की पैदा हो गई थी। बट अरविंद जी, आपको नहीं लग रहा कि आपको अब एक इमेज मेकओवर की जरूरत है? क्योंकि जनता भी एक प्रशासक चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है, और अरविंद जी को धीरे धीरे अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हार्ड सेल करने की जरूरत है। अच्छा, आपको नहीं लगता 49 दिन में हमने भ्रष्टाचार कम करके दिखाया? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो सरकार चलानी किसको आती है? बीजेपी अपने एक भी राज्य के अंदर भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, सरकार चलानी किसको आती है? हमने 4 दिन के अंदर सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया था, जो कि 15 साल से कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, बीजेपी नहीं कर पा रही अपने अपने राज्यों के अंदर बिजली कंपनियों को ठीक। सरकार चलानी किसको आती है? महंगाई हमने कम करके दिखाई,
सीएनजी के रेट 50 रुपए से 35 रुपए कर दिए, बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी के दाम हमने फ्री कर दिए। सरकार चलानी किसको आती है? अरविंद जी ये बताइए, आपको कहीं ऑपोजिशन में बैठने का डर तो नहीं है? किस जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, अगर बीजेपी को इन्विटेशन आ जाता है और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है तो ऑपोजिशन बैठने का डर है? 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। इस देश में इफेक्टिवली ऑपोजिशन तो हम ही बन गए थे। नहीं, ऑपोजिशन तो था ही नहीं, हम ही ऑपोजिशन थे। इतने दिनों से ऑपोजिशन में ही बैठे हुए थे जी, संसद में भी नहीं बैठे थे, सड़क पे बैठे हुए थे ऑपोजिशन में। हम तो ऑपोजिशन में ही बैठे थे, हमें सरकार सत्ता में आने का कोई लोभ लालच नहीं था। अगर ये काम कर देते, लोकपाल बिल बना देते, उस टाइम भ्रष्टाचार कम कर देते, हमें किस लिए पार्टी बनानी थी भाई साहब? हमें किस लिए सत्ता में आना था? और अगर सत्ता का लालच होता, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता। एक चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ी जाती, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है मैंने। नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आपने इसलिए छोड़ी क्योंकि वो पूरा डिसीजन बैकफायर कर गया। आपको लगा उसकी सहानुभूति आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगी, जैसा हुआ नहीं। ये गलती, अगर आप अभी भी इस गलती को नहीं मानेंगे तो ये कहा जा सकता है अरविंद जी कि अभी भी आप जमीनी हकीकत को ना समझ के, जैसे वो शुतुरमुर्ग की एक मिसाल होती है कि वो अपनी गर्दन को रेत के अंदर दफन कर देता है, कहीं वही मिसाल आपके साथ तो नहीं हो रही है कि आप जमीनी हकीकत को नहीं मान रहे कि आपने क्यों सरकार छोड़ी थी? जमीनी हकीकत सरकार मैंने छोड़ी थी ना, मेरे को ही तो पता है भाई, मैंने इस्तीफा दिया था, मैं ही बता सकता हूँ सरकार क्यों छोड़ी थी। हमने सरकार छोड़ी थी 49 दिन में हमने सबसे बेहतरीन गवर्नेंस करके दिखाई थी। नहीं, मगर कहीं ना कहीं आपके जहन में डर था अरविंद जी ना कि मेरे पास सरकार थी। आप सोचिए, आपके पास इतना जबरदस्त मौका था, आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा लोकसभा चुनाव में आपको फायदा होगा, वैसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं उस जहन में आपके मलाल है, वो जहन में मलाल जरूर है आपके। वो अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 49 दिन में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। आज हमारे ऑपोजिशन वाले भी मानते हैं प्राइवेट में कि जो काम हमने किया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ, वो टेम्पोरेरी था। मैंने बिजली के बिल कम किए, जैसे मेरी सरकार गई बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के कम किए, पानी के फिर बढ़ा दिए। सारा का सारा जो हमने किया था इन्होंने तो कितनी बड़ी गलती की आप मान रहे नहीं? कितनी बड़ी गलती की? आप बोलने ही नहीं दे रहे, पूरा सुन लीजिए। इसीलिए जरूरत क्या थी? व्यवस्था परिवर्तन की। ऐसी व्यवस्था को लाने की, कल मैं रहूं ना रहूं ये व्यवस्था चलती रहे। कल चाहे बीजेपी आए सत्ता में, कांग्रेस आए, व्यवस्था नहीं बदल पाए। व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपने कौन सी व्यवस्था परिवर्तित कर दी अरविंद जी? वही तो हम जानना चाहते हैं। अब मेरे को बोलने तो दीजिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए विधानसभा में आपको बहुमत चाहिए, हमारे पास बहुमत नहीं था। आखिरी के 2 दिन याद कीजिए, जब कांग्रेस और बीजेपी वाले विधानसभा में एक साथ आ गए थे और उन्होंने 40 हो गए, वो बार बार कह रहे हम 40 हम 40 हम 28 रह गए थे। इफेक्टिवली वी वर रिड्यूस टू अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो ये क्लियर हो गया कि हम वहां पे कोई भी बेसिक चेंजेस नहीं कर सकते। तब मैंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा ये सोच के दिया था कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कल ये विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कराएंगे और अब हमें जनता भारी बहुमत देगी और हम 5 साल बिना कांग्रेस की सपोर्ट के सरकार चलाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था, हमारी गलती थी कि ये लोग चुनाव ही नहीं कराएंगे और ये राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे 8 महीने तक। यहां हमारी पॉलिटिकल एस्टिमेशन में गलती हुई। और जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, हमें सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा विषय परिवर्तन करते हैं। काले धन को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब शुरुआत में आई थी 800 नामों की बात आई थी, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 627 नाम पेश किए गए हैं। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि बार बार चर्चा में जब आता था 800 नाम तो थे जो फ्रांस ने भेजे थे, इसके अलावा 40-50 नाम ऐसे थे जो जर्मनी से आए थे, तो लगभग 800-850 के नामों की चर्चा हो रही थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किए गए वो 627 नाम है। अब जो टीवी में देख रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 100 नामों को कांग्रेस ने एमनेस्टी दे दी थी। मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं एमनेस्टी का जिक्र ही नहीं है। किसने दे दी थी एमनेस्टी? कैसे दे दी थी एमनेस्टी? कौन से कानून? और आपको लगता है मोदी सरकार को कम से कम उन 100 नामों की भी जांच करानी चाहिए? सारे नामों की जांच होनी चाहिए। वो 100 नाम क्यों हटा दिए उसमें से? कहीं ये बहुत बड़े बड़े लोग तो नहीं थे? जैसे मैंने नाम बताए थे मुकेश अंबानी जी के, फलाने के। पहली बात मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं हुई वो सारे नाम मैंने देखा था, आपका चैनल टिकर पे चला रहा था। मुकेश अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के, नरेश गोयल जी के, बिड़ला के, इनके सबके नाम थे उसमें, जो मैंने 14 नाम बताए थे। उन नामों को कहीं एमनेस्टी तो नहीं देख रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार छोटे मोटे लोगों पे तो इनकम टैक्स की रेड कर रही है और बड़े बड़े नामों का कुछ नहीं कर रही है।
इसीलिए आज एसआईटी को जो गया है मामला, अच्छी बात है। मैं और प्रशांत भूषण भी एसआईटी के चेयरमैन से टाइम लेंगे, हम उनसे मिलेंगे और हम उनसे 2 रिक्वेस्ट करेंगे। पहली चीज ये कि ये सारे नामों के खिलाफ सेम जांच और सेम कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के पावरफुल लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो आज पावरफुल लोगों को छोड़ा जा रहा है। और दूसरी चीज, जिन बैंक्स ने ये एनकरेज किया, आज दिल्ली के अंदर होम डिलीवरी हो रही है स्विस बैंक अकाउंट्स की। आप अगर अपनी स्विस बैंक अकाउंट खोलना चाहें, एक फोन कीजिए दिल्ली की ब्रांच में, आपके घर भेज देंगे वो आदमी, और घर बैठे बैठे आप स्विस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इन बैंक्स के ऑफिसर्स को तुरंत अरेस्ट किया जाए। जैसे ही आप इनको अरेस्ट करेंगे, वैसे ये बैंक्स आपको सारी लिस्ट दे देंगे। 600 लिस्ट तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो यानी कि अमेरिका ने भी यही किया था। यानी कि अब ये डेड पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, आप कम से कम इस दिशा में इस मुद्दे को उठाने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, सारे देश को उठाने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज क्लियर हो गई है, बीजेपी और कांग्रेस इसमें सेम साइड पे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कांग्रेस कोई नाम नहीं बता रही थी, तब बीजेपी वाले बार बार चिल्ला रहे थे नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। उन्होंने पार्लियामेंट भी रोका इस सिलसिले में। अब चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार बन गई तो हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, हम पूरी लिस्ट डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे चुनाव खत्म हुए, जीती बीजेपी की सरकार, जब उन्होंने लिस्ट देखी बीजेपी ने, तो उनको लगा अरे बाप रे, इसमें तो अपने भी नाम है, अपने वालों के भी नाम है। तो अब बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के नाम उस लिस्ट में हैं, दोनों नहीं बता सकते। केवल इस देश की जनता, मीडिया, हम सब लोग मिलकर इसको उजागर कर सकते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, और यकीनन आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से सामने उभर करने आने वाला है, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल उस राजनीतिक घटनाक्रम की तेजी के हिसाब से खुद को किस तरह से उसके लय में चल सकते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिवाइवल भी कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला।